नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हुए हैं हमारे हिंदी साहित्य में जिनके बिना हिंदी साहित्य का नाम लेना, उपन्यास साहित्य का नाम इनके बिना नहीं लिया जा सकता। अगर एक पर्याय हो चुके हैं वो उपन्यास साहित्य के, भारतीय हिंदी साहित्य में जब जब भी नाम लिया जाएगा उपन्यास का, तो उपन्यास सम्राट जिन्हें कहा जाता है उनको उनका नाम नहीं लिया जाएगा क्या? अर्थात इसका यह मतलब है कि उनके बिना जो गद्य साहित्य है वो बहुत अधूरा है। तो उन्हीं के एक उपन्यास का आज हम कथासार पढ़ेंगे, उनके पात्रों का परिचय पढ़ेंगे। उससे पहले उनका जीवन परिचय एक हल्के रूप में पढ़ लेते हैं। उनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं मौखिक सुना रहा हूँ। किसी दिन आपको लिखित भी पढ़वा दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो लिखित भी आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। इनका मूल नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव। जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। सभी इनको प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। ये हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार और विचारक हैं। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। उनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं ज़माना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा है। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी कराया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद भी करना पड़ गया। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए थे और उन्हें वहाँ पे उनका समय 3 वर्ष के लगभग बीता। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य के सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध था। उनका अंतिम निबंध क्या था? महाजनी सभ्यता। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान था। कफन अंतिम कहानी थी और गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास था। और मंगलसूत्र जो है वह अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 31 जुलाई 1880 में वे जन्म लिया था और 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ 56 वर्ष की आयु में। इससे आगे हम गोदान के पात्रों का परिचय पढ़ेंगे। इनके बारे में एक अलग से विस्तृत वीडियो बनाया जाएगा भविष्य में। गोदान के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के पात्र हैं, प्रमुख पात्र और गौण पात्र जो हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रमुख पात्रों में कौन कौन है बात कर लेते हैं। 9 पात्र हैं प्रमुख पात्र। होरी जो कि नायक हैं, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर, पंडित दाता दीन, धनिया, मालती, झुनिया, गोविंदी। होरी को सभी जानते हैं, धनिया को सभी जानते हैं, राय साहब को भी सब जानते हैं और बाकियों के बारे में भी हम, गोबर को भी सब जानते हैं। गौण पात्र कौन कौन से हैं? भोला, हीरा, शोभा, सोना, रूपा। सोना रूपा इनकी पुत्रियां हैं, होरी और धनिया की, क्षमा कीजिए, धनिया की। पंडित ओमकारनाथ, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, सरोज, मिर्जा खुर्शेद, पंडित नोखेराम, झिंगोरी सिंह, गंडा सिंह, नोहरी, पटेश्वरी, मंगरू, दुलारी, सहुआइन और चुहिया। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय, पात्र परिचय भी पढ़ना पड़ेगा हमें, तभी हमें समझ में आएगा। होरी कौन थे? जो प्रमुख पात्र हैं
उम्र 40 वर्ष के आसपास है। उपन्यास का नायक है। बेलारी गांव का साधारण कृषक है। अवध प्रांत का गांव था बेलारी, यह प्रश्न पूछा जाता है। सेमरी और बेलारी गांव के बीच 5 मील की दूरी थी, यह भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। पत्नी का नाम है धनिया, जिसकी 36 वर्ष आयु है। पुत्र का नाम है गोबर। पुत्रियों के नाम है सोना और रूपा। सोना 12 वर्ष, रूपा 6 वर्ष। भाइयों का नाम है हीरा और शोभा। इनके पास कुल ज़मीन 5 बीघा थी। जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाला धनुष यज्ञ नाटक में राय साहब ने होरी को राजा जनक का माली बनने के लिए कहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि राय साहब अमरपाल सिंह ने होरी को किस पात्र के लिए करने के लिए कहा था। तो जो धनुष यज्ञ नाटक है उसमें राजा जनक के माली का बनने का कहा था राजा राय साहब ने। चरित्र विशेषताएं हैं, परिवार की मर्यादा का रक्षक है, पैतृक संपत्ति का रक्षक है, आस्थावान, भाग्यवादी, परिश्रमी, ईमानदार, मर्यादावादी, नैतिकतावादी, व्यवहार कुशल और नम्र स्वभाव। अब राय साहब अमरपाल सिंह के बारे में बात करते हैं। सेमरी गांव अवध प्रांत का गांव है। बेलारी और सेमरी के बीच 5 मील की दूरी अभी पढ़ी है हमने, उससे 5 मील दूरी है बेलारी से। ये गांव जो है इनका। अवध प्रांत के एक जमींदार हैं। होरी इनके जमींदार में काम करने वाला किसान है। साहित्य और संगीत के प्रेमी हैं। ड्रामा के शौकीन हैं। अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। इनकी पत्नी मरे 10 साल हो चुके थे। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है राय साहब का। राय साहब के मित्र हैं प्रोफेसर मेहता, मिर्ज़ा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना और पंडित ओमकारनाथ। 4 इनके मित्र रहे हैं। कौन से? मेहता, खुर्शीद, खन्ना और ओमकारनाथ। राय साहब के पुत्र का नाम है रुद्रपाल। मीनाक्षी इनकी पुत्री का नाम है। राय साहब के बेटे का विवाह में इन्होंने 20,000 रुपये लुटाए थे। इस पात्र को प्रेमचंद ने रंग से यार कहा है। राय साहब को रंग से यार कहा है। किसने कहा है? प्रेमचंद ने कहा है। चरित्र विशेषताएं क्या हैं? पाखंडी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सभा चतुर व्यक्ति हैं, मानव स्वभाव के पारखी हैं, किसानों के शोषक हैं, राष्ट्रवादी, बातों पर सरकार के भक्त हैं। प्रोफेसर मेहता तीसरे पात्र हैं। प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रधानाध्यापक हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कि गोदान में बुद्धिजीवी वर्ग के पुरुष पात्र कौन से हैं? प्रमुख पात्र जो प्रतिनिधि पात्र हैं पुरुष रूप में, वो कौन हैं? तो मेहता हैं। धनुष यज्ञ नाटक में पठान के वेश में थे वे। जैसे माली का जो किरदार निभाया था वो होरी ने निभाया था, और पठान के वेश में कौन थे? तो मेहता थे। मालती से वे प्रेम करते हैं। प्रोफेसर मेहता के मित्र हैं राय साहब, संपादक जी, मिर्ज़ा खुर्शीद, और ये अविवाहित हैं। चरित्र विशेषता हैं प्रकृति प्रेमी, प्रेमचंद के विचारों के वाहक हैं। प्रेमचंद ने जो जो अपने मन की बात कही है ये इस उपन्यास में, वो मेहता जी के मुख से कहलवाई है। बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। सिद्धांतवादी दार्शनिक हैं। कथनी और करनी में एक रूपता है। परिश्रमी नैतिकतावादी हैं। दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति हैं। नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं। गोबर कौन है? होरी और धनिया का एकमात्र जीवित पुत्र है। गोबर और धनिया की 6 संतानें हुई थीं, जिनमें से 3 पुत्र बचपन में ही मर गए। बचे कौन? 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। 1 पुत्र में कौन बचा? गोबर बचा। 16 वर्ष का युवक है। धुनिया का पति है। इसका पुत्र मंगल, इसकी बहन सोना और रूपा। सांवला लड़का है, लंबा और इकहरा युवक है। इन पर आधुनिक पीढ़ी का असर पड़ता है। गोबर ताश और जुआ खेलने लगता है, शराब भी पीने लगता है। चरित्र विशेषता है विद्रोही चेतना का प्रतीक है, जागरूक और प्रगतिशील है, अल्हड़ प्रेमी है, धनी बनने का आकांक्षी है,
परिश्रमी ईमानदार भी है, शोषण का शिकार है, मातृ पितृभक्त भी है, विद्रोही चेतना का प्रतीक दोबारा लिखा गया है, मजदूर एवं दलाल वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करने लगता है अंत में। पंडित दातादीन कौन है? उम्र इनकी 70 वर्ष है, होरी के गांव में रहने वाले पंडित हैं, माता दीन के पिता हैं। दाता दीन का पुत्र कौन था? माता दीन। और माता दीन के पिता कौन थे? दाता दीन। गांव में सम्मानित व्यक्ति हैं, कृषकों को सूद पर रुपए देते हैं, गांव में पशु चिकित्सक के आचार्य भी हैं। इनकी चरित्र विशेषता है, कर्मकांड में इनका विश्वास है, अनेक विषयों के जानकार हैं, सम्मान और श्रद्धा के आकांक्षी हैं, धूर्त एवं चालाक हैं और जमींदारी भी करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिए, अगला पात्र है, धनिया होरी की पत्नी है, उपन्यास की नायिका हैं, गोबर रूपा सोना की माँ है, झुनिया की सासू हैं, जो कि गोबर की जो बाद में पत्नी बन जाती हैं, पहले प्रेमिका रहती है झुनिया, उसकी सासू हो जाती हैं, मंगल की दादी हो जाती हैं झुनिया, और गोबर का जो लड़का था वो मंगल था। कृषक स्त्री वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। धनिया के विवाह को 20 वर्ष हो गए। इन वर्षों में धनिया के 6 संतान में केवल 3 संतान बची हैं। बचपन में 3 लड़के उनके मर गए थे। चरित्र विशेषता है, परिश्रमी महिला, पति के प्रति पूर्ण समर्पित, निर्भीक और निडर, लड़ाकू स्वभाव, शोषण की विरोध करने वाली, संघर्ष के से जूझती नारी, ये गलत लिखा है, व्यवहार कुशल, आदर्श नारी, भारतीय आदर्श नारी है। मालती एक और पात्र है, महिला पात्र, इंग्लैंड में डॉक्टरी पढ़ के आई है, नवयुवक स्त्री है, सरोज की बहन है। मालती और सरोज बहन बहन हैं, प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट हैं, बुद्धिजीवी महिला वर्ग के प्रतिनिधि हैं। चरित्र विशेषता है, गतिशील चरित्र वाली युवती है, सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी है, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती, बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी, ये भी पूछा जा सकता है। सेवा और त्याग से युक्त है। मालती का हृदय परिवर्तन कभी भी हो सकता है, हो जाता है। पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण हैं, आमोद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, अर्थात जो भोग विलासिता है उसको जीवन का तत्व मानती हैं। झुनिया कौन है? भोला की पुत्री है, अहीर जाति की कन्या है, गोबर की प्रेमिका, बाद में पत्नी। गोबर झुनिया को झुना कहता है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चरित्र विशेषताएं, धनिया के प्रति सेवा भाव से युक्त है, उन्मादिनी प्रेमिका है, वात्सल्यमयी माँ है और कर्तव्यमयी पत्नी है। गोविंदी खन्ना साहिब की पत्नी है, गोविंदी जो है खन्ना साहिब की पत्नी है। प्रेमचंद के नारी स्वभाव को मूर्त करने वाली नारी है, मेहता की दृष्टि में वे आदर्श नारी हैं। गोविंदी मालती के प्रति ईर्ष्यालु हैं। प्रेमचंद ने प्रारंभ में इसका नाम कामिनी खन्ना रखा था। खन्ना साहब की पत्नी है कामिनी खन्ना, इनका दूसरा नाम गोविंदी है। गोविंदी का पुराना नाम भी पूछ सकते हैं, अगर गूढ़ प्रश्न, बहुत बारीक प्रश्न पूछना होगा ना उनको, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं। चरित्र विशेषता है, पति परायण पत्नी, आदर्श नारी पात्र, त्यागमयी, सेवा भावना से युक्त और वफादार पत्नी। सिलिया चमारिन जाति की है, पंडित माता दीन की प्रेमिका, जाति प्रथा की शिकार युवती, माता दीन द्वारा अंत में पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है इनको। रूपवती युवती है, गुणवती स्त्री है, सेवा भावना से युक्त है, माता दीन के प्रति समर्पित है, आदर्श प्रेमिका है। प्रेमचंद के जो गोदान है उसके गौण पात्र भी हम चर्चा कर लेते हैं। भोला है जो 50 वर्ष के हैं, होरी के गांव पूर्वे के ग्वाला हैं, गांव के मुखिया हैं। कौन से गांव के मुखिया हैं? अब ये भी पूछा जा सकता है, बेलारी के ही होंगे, क्योंकि गांव बेलारी है, दूध मक्खन का व्यवसाय करते हैं। मेले से 2 बछिया और 2 गाय लेके आते हैं। इनकी पत्नी को लू लग जाने के कारण पिछले वर्ष उनकी मृत्यु हुई है। भोला को होरी दादा कहकर संबोधित करते हैं और भोला को होरी दादा कह के संबोधित करते हैं। होरी कहता है इनको दादा, और भोला होरी को महतो और भाई कहकर संबोधित करते हैं। झुनिया के पिता हैं। झुनिया कौन? झुनिया जो माता दीन की पत्नी बन जाती हैं बाद में, वे। हीरा कौन है?
होरी का छोटा भाई है, पुनिया का पति है, होरी की गाय को मारने वाला यही है। अब इसमें आप याद रखिएगा, गोदान उपन्यास में होरी की गाय को मारने वाला कौन है, तो वो हीरा है। शोभा होरी का छोटा भाई है, दो भाई रहते हैं, एक तो हीरा एक शोभा। होरी का छोटा भाई है, होरी गांव का विदूषक बल्कि नारद, हर एक बात की टोह लगाता था, सहनशील आदमी, लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर भागने वाला। शोभा फिर से लिखा गया है। सोना होरी की बड़ी पुत्री है, 12 साल की है, घर में इसे सोनिया कहते हैं। सोना इसे रूपा राजा और ये कह के चढ़ाती है। सोना चमार लज्जाशील कुमारी, सांवली सुडोल प्रसन्न चपल, उम्र से किशोरी, देह से युवती, बुद्धि से बालिका। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पूछ सकते हैं। रूपा कौन है? होरी की छोटी पुत्री है, 6 साल की है, ढीठ रोनी स्वभाव की हैं, घर में इसे रुपया कहते हैं। मुख्य प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि सोना को सोनिया कहते थे और घर में रूपा को रुपया, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ भी सरल प्रश्न पूछने होंगे तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। पंडित ओमकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक। ओमकारनाथ के दैनिक पत्र का नाम पूछ सकते हैं, बिजली। खद्दर का कुर्ता और चप्पल पहना करते हैं। राय साहब के मित्र हैं, समष्टिवादी हैं, स्वयं को आदर्शवादी मानते हैं पर पक्के स्वार्थी हैं। कौन है? ओमकारनाथ, पंडित ओमकारनाथ। श्याम बिहारी तनखा पेशे से वकील, पर वकालत न करने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट बन गए। श्याम बिहारी तनखा ताल्लुकेदारों को महाजनों के बैंकों में कर्ज दिलाकर वकालत से ज़्यादा कमाई करते हैं। वकालत से ज़्यादा कमाई करने के लिए वे क्या करते हैं? बैंकों में कर्ज दिलाते हैं ताल्लुकेदारों को। और राय साहब के मित्र हैं, राय साहब। मिस्टर खन्ना कौन है? बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर। सरोज कौन है? मालती की बहन। मिर्ज़ा खुर्शीद कौन है? दिल लगी बाज, बेफिक्र व्यक्ति, लखनऊ में जूते की दुकान है, काउंसिल के मेंबर हैं, काउंसिलिंग नहीं है। राय साहब के मित्र हैं। पंडित नोखेराम जमींदार के कारकुन गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, किसानों के शोषक हैं। पंडित नोखेराम भोला की दूसरी पत्नी नोहरी नामक अहिरिन को घर में रखे हुए हैं। कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण। कारकुन जो है इनका, वो उसके कुलीन ब्राह्मण हैं। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, बाद में साधु हो गए। झिंगूरी सिंह है, 50 वर्ष आयु है, गांव के महाजन हैं, शहर के बड़े महाजन के एजेंट का काम करते हैं, स्वार्थी और सूदखोर हैं, दूसरों की मुसीबत से लाभ उठाने वाले साहूकार हैं। नाटे मोटे, खलबाट, काले, लंबी नाक, बड़ी बड़ी मूँछों वाले आदमी, बड़े हंसोड़। पहली पत्नी 5 लड़के और लड़कियां छोड़ के मर गई। दूसरी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तीसरा विवाह किया, इस कारण 2 बीवियां थीं। 2 बीवियां वाले पात्र कौन थे? झिंगूरी सिंह। गंडा सिंह कौन थे? हल्के का थानेदार था, रिश्वती और निर्दयी और क्रूर था। थानेदार जो कौन थे? गंडा सिंह थे। नोहरी अहिरिन जाति की हैं। जुनिया के पिता भोला से इसने दूसरा विवाह किया था। जुनिया के पिता भोला से दूसरा विवाह किया था। नोहरी ने बाद में भोला को छोड़कर नोखेराम के पास रहने लगी। पटेश्वरी कौन है? जाति के कायस्थ हैं, गांव के पटवारी हैं, भ्रष्टाचारी और स्वार्थी हैं, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटते हैं। मंगरू शाह जो हैं, गांव का सबसे धनी व्यक्ति है, पूजा पाठ में रत है। दुलारी सहुआइन है, गांव की साहूकारिन है। चुहिया हैं, दुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन, दुनिया को प्रसव सहायता करने वाली, मंगल को दूध पिलाने वाली। चुहिया नरम दिल की स्त्री। तो अब हम गोदान का कथासार पढ़ने का प्रयास करते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने यथार्थपरक उपन्यास गोदान की रचना 1936 में की। एक तथ्य ये हो गया, 1936 में इसका रचना काल है। भारतीय किसान की जीवन गाथा अत्यंत हृदयस्पर्शी ढंग से वर्णित की है। यह ओज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।
इसे पढ़ने से हम भारतीय किसान की आर्थिक सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नारी उत्पीड़न, नारी के शोषण, नारी की मानसिकता पर जानकारी प्राप्त करेंगे। गोदान के मूल में गाय को पालने की लालसा, उसके लिए अर्थ का जुगाड़ करने की कोशिश, गाय के धार्मिक महत्व आदि के परिचित होने के साथ साथ होरी के दर्दनाक अंत को जानेंगे। पूंजीपतियों के षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ग्रामीण लोगों का जीवन कितना दयनीय हो जाता है उस पर विवेचन होगा। कर्ज, लगान और खेती, ये तीनों कष्ट झेलते हुए कैसे गांव के लोग धूप की तरह जल जल कर निःशेष हो जाते हैं, इस पर भी हमारा ध्यान जाएगा। प्रस्तावना क्या है? प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य भंडार को पुष्ट किया है। पंच परमेश्वर कहानी उनकी पहली कहानी है। अब ये भी याद रखिएगा आप, सन 1905 में प्रकाशित हुई थी पंच परमेश्वर। इनकी 300 कहानियाँ हैं। 5 सरोवर नाम से 4 खंडों में प्रकाशन हुआ है। सवा सेर गेहूँ, 2 बैलों की कथा, बलिदान, कफन, मुक्ति मार्ग, पूस की रात उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं। उनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, 1916 में प्रकाशित हुआ। अन्य उपन्यास हैं प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है। सन 1903 ईस्वी में प्रेमचंद ने एक लेख में लिखा था, ऐसा बहुत कम संयोग हुआ कि एक शांति प्रेमी किसान के रोजाना हालात विस्तार के साथ लिखे हुए मिल सकते हों या उनमें किस्सों की सी दिलचस्पी और अजब अनोखी बातें पाई जाती हों। इस इच्छा से उन्होंने होरी धनिया को नायक नायिका बनाकर गोदान उपन्यास लिखकर पूरा किया। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश का परिचय मिल जाता है तथा गांव में सरल, सदाचारी, भाग्यवादी जनता कैसे गांव में मुखिया, महाजन, पुरोहित, जमींदार, मिल मालिक, किसानों का हर प्रकार से शोषण करके उनको जिंदगी का जुआ ढोने पर विवश कर देते हैं। रसहीन जीवन में अपने सपनों को साकार होने का मौका नहीं मिलता। गोदान में प्रेमचंद ने गांव की दरिद्रता, भुखमरी, धर्मांधता, सरल विश्वास आदि पर बारीकी से चित्रण किया है। कथासार पढ़ते हैं। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है। राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता लखनऊ में रहते हैं। गोदान का आरंभ ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है, यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है। प्रसाद मतलब प्रसाद कि अब तब जान बची हुई है। वह समझता है कि इनके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है। किनके पांव तले? महाजनों के, राय साहब के। इसलिए उन पांवों के सहलाने में ही कुशल है। रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का ग्वाला भोला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। वह बुधर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच जगाता है। भोला उसे 80 रुपये की गाय उधार पर ले जाने का आग्रह करता है और अपने पास भूसे की कमी की बात करता है। होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित ना मानकर फिर ले लूँगा कहकर गाय लेने से मना कर देता है, पर भूसा देने का वायदा कर सेमरी जा पहुँचता है। राय साहब अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि टैक्स की वसूली में होरी उनकी सहायता करे। होरी उनकी बातों में आ जाता है। एक समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं। यह सुनकर राय साहब आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें हंटर से ठीक करने की कहकर उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है तो बेटा गोबर उन्हें रंगा से यार कहकर उनसे अपनी नफरत जाहिर करता है। प्रेमचंद ने रंगा से यार यहाँ कहलवाया है गोबर के मुंह से राय साहब को।
होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बिगड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है। धनिया 3 खोंचे भूसा भरवा कर पति और बेटे को उसके घर पर भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है। उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय ले आता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वायदा करके लौट जाती है। गाय के आते ही होरी के घर में आनंद की लहर उमड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नांद गाड़ी जाती है। नांद मतलब आप समझिए कि एक बड़ा सा लट्ठा जिस पर गाय की रस्सी बांधी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण भी और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं। केवल अलगोजा हो गए उसके 2 भाई हीरा और शोभा नहीं आते। यानी अलगोजा एक शब्द है जिसमें जब परिवार के लोग, परिवार के सदस्य बड़े हो जाते हैं, अपना अपना परिवार बसा लेते हैं, तो वो अलगोजा हो जाते हैं, मतलब अलगाव हो जाता है उनका, अलग अलग गृहस्थियाँ बसा लेते हैं, अलग अलग घरों में रहने लगते हैं। इस प्रकार से अलगोजा शब्द का उपयोग किया है। इससे होरी को बड़ा दुख होता है। वह जब हीरा को बुलाने जाता है तो सुनता है कि हीरा शोभा के सामने होरी की निंदा कर रहा था। होरी धनिया को यह बताता है। धनिया सुनकर उससे झगड़ने लगती है। सेमरी में राय साहब के घर पर उत्सव है। उसमें धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है। राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं बिजली पत्र के संपादक पंडित ओमकारनाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तनखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना और उनकी धर्मपत्नी कामिनी खन्ना, जो कि बाद में गोविंदी हैं, डॉक्टर मिस मालती और मिर्ज़ा खुर्शीद। वहाँ बातचीत में राय साहब ज़मींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी में अंतर के प्रति व्यंग्य करते हैं। भोजन के समय मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओमकारनाथ अलग से फलाहार करना चाहते हैं, पर मिस मालती अपनी बातों से ओमकारनाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और वायदे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम लेती है। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपये न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। 3 टोलियां कौन कौन सी थी ये भी बस पूछ सकते हैं। मेहता और मालती। मेहता मालती के प्रति आकर्षित हैं, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर ले जाकर मधुर व्यवहार से खुश कर देती है। इससे मालती जो है वो चिढ़ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, तो वह मेहता की नज़र से गिर जाती है। ये जो इन्होंने स्वभाव दिखाया मालती ने, तो इसके कारण मेहता की नज़र से गिर जाती हैं। दूसरी टोली में है राय साहब और खन्ना। राय साहब खन्ना के बीच मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब शेयर खरीदने की बात टाल देते हैं। तीसरी टोली में तनखा और मिर्ज़ा है, मिर्ज़ा खुर्शीद। मिर्ज़ा एक हिरण का शिकार करते हैं। हिरण को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव जाते हैं। खा पी कर खुशी से सारा दिन वहां बिताकर शाम को लौट आते हैं। होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे।
इतने में राय साहब का कारिंदा कहता है कि नोखे राम बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह के पास पहुंचता है। झिंगुरी सिंह की आंख गाय पर थी। उसने गाय ले लेने का चक्कर चलाया और कर्ज न लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी हो जाता है। कौन? होरी। और धनिया को भी राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वह गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गाय के पास हीरा को देखकर ठिठक जाता है। उसी रात को विष दिए जाने से गाय मर जाती है। तो होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात बता देता है। तो धनिया हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम खा लेता है। जांच पड़ताल करने दरोगा गांव से आता है। गांव में मुखिया लोग इस विपत्ति का फ़ायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने होरी झिंगुरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत का पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा से मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। गोहत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है। बीच में 1 महीने तक बीमार भी पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती और बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया घर में आ गई है। होरी पहले से निकाल देने की बात तो करता है, बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन दे देता है। अब फिर से पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। झुनिया को एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नकद और 30 मन अनाज का डांड लगाती है। डांड मतलब दंड। धनिया पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहन पर रखकर 80 रुपये लाता और डांड चुकाता है। गोबर झुनिया को चुपके से अपने घर में छोड़कर लोक लज्जा के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। वह मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ महीने के 15 रुपये की वेतन पर नौकरी करने लगता है। उनकी दी हुई कोठरी में रहता है। डांड में सारा अनाज दे देने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। इसी भी समय पुनिया उसकी सहायता करती है। वर्षा के अभाव में उसकी ईख सूख जाती है। भोला गाय के रुपए लेना चाहता है। होरी रुपए दे नहीं पाता। भोला होरी के बैल खोल कर ले जाता है। गांव वाले इसका विरोध करते हैं, पर धर्म के भय से मर्यादावादी और ईमानदार होरी विवश होकर इसकी अनुमति दे देता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाली महिला है। उसके प्रयत्न से मेहता वीमेंस लीग के भाषण देने के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देते हैं, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत ज़रूरी है। मालती मेहता से सहमत होती है। वह मेहता को अपने घर खाने के लिए बुलाती है। उसी समय मेहता आरोप लगाते हैं कि उसी के कारण मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से अच्छा बर्ताव नहीं करते। यह सुनकर मालती बिगड़ जाती है और अपने घर चली जाती है। राय साहब को पता चल जाता है कि होरी से वसूल किए डांड के सारे पैसे गांव के मुखिया लोग खा गए। वे नोखे राम से रुपए देने को कहते हैं, तो चारों महाजन बिजली के संपादक ओमकार नाथ को सूचना दे देते हैं कि राय साहब आसामियों से जुर्माना वसूल करते हैं। ओमकार नाथ राय साहब को बताते हैं कि वे अपनी पत्रिका में ऐसी सनसनीखेज खबर छापने जा रहे हैं। राय साहब 100 ग्राहकों का चंदा रिश्वत के रूप में भरकर किसी तरह इसे छापने से रोक लेते हैं।
जब गांव में बुवाई शुरू हो जाती है तब होरी के पास बैल नहीं है। होरी की लाचारी का फायदा उठाकर दाता दीन, जो कि माता दीन का पिता है, होरी से साझे में बुवाई करने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूर के स्तर तक ले जाता है। उधर दाता दीन का बेटा माता दीन झुनिया को प्रेम पाश में फंसाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन बीच में सोना के पहुंच जाने से मामला गड़बड़ हो जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के से मिलकर महाजन सारा रुपया कर्ज के लिए वसूल कर लेते हैं। मिस्टर खन्ना और उसकी पत्नी गोविंदी के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। गोविंदी सादा जीवन पसंद करती है तो मिस्टर खन्ना विलासमय जीवन। एक बार पति पत्नी में बेटे के इलाज के लिए भिन्न भिन्न डॉक्टरों को बुलाने के मतांतर पर झगड़ा हो जाता है। क्रोध से गोविंदी पार्क में चली जाती है। गोविंदी वही है जिसे शुरुआत में कामिनी खन्ना कहा जाता है। वहीं उसकी मुलाकात मेहता से होती है। मेहता उसकी प्रशंसा करके उसे समझा बुझाकर घर लौटा लाते हैं। होरी दाता दीन की मजदूरी करने लगता है होरी दाता दीन की मजदूरी करने लगता है। ऊख काटते समय कड़ी मेहनत के कारण वह बेहोश हो जाता है। उधर गोबर अब नौकरी छोड़कर खोंचा लगाने के काम में लग जाता है। उसके पास 2 पैसे हो जाते हैं। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। वह सभी के लिए सामान लाता है। गांव में गोबर महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय किया जाता है। फलस्वरूप गोबर सभी महाजनों के क्रोध का शिकार बन जाता है। जंगी को शहर में नौकरी कराने का लोभ दिखाकर उसे प्रभावित कर देते हैं। वह भोला को मना कर उससे अपने बैल ले आता है। दाता दीन को 30 रुपये उधार के लिए 70 रुपये देना चाहता है। नौखेराम को लगान वसूल करके रसीद न देने पर उसे अदालत की धमकी देता है। झुनिया को फुसलाकर शहर जाते समय माँ से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर उद्दंड और स्वार्थी बनकर बाल बच्चों को लेकर वह शहर चला जाता है। गोबर राय साहब की कई समस्याएं थी। उनको कन्या का विवाह करना था, अदालत में एक मुकदमा करना था और सिर पर चुनाव भी थे। कुंवर दिग्विजय सिंह के साथ शादी तय हुई थी। राजा साहब के साथ चुनाव लड़ना था। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। राय साहब भी तनख्वाह के पास उधार मांगने चले जाते हैं। वे मना करते हैं तो खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। बातचीत के दौरान मेहता महिलाओं की व्यायामशाला के लिए चंदा मांगने पहुंचते हैं। खन्ना कुछ देने से मना कर देते हैं। गोविंदी को भी व्यायामशाला की नींव रखने के लिए मना करते हैं। राय साहब 5000 लिख देते हैं। फिर मालती पहुंचती हैं तो खन्ना से 1000 का चेक लिखवा लेती है। माता दीन की रखेल सिलिया अनाज के ढेर से कोई शेर भर अनाज दुलारी सौगायन को दे देती है तो माता दीन उसे धिक्कारता है, निकल जाने के लिए कहता है। सिलिया दुखी हो जाती है। सिलिया के बाप पिता हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। सिलिया के बापू हरखू के कहने पर उसके साथी माता दीन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सिलिया को अपने घर पर रख लेती है। सिलिया मजदूरी करके गुजर बसर करती है। 16-17 साल की हो गई थी। उसके विवाह के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। सोना सिलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुराल वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपनी मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नौहरी से विवाह करता है। नौहरी के साथ बहुओं से नहीं पटती। पुत्र कामना भोला को घर से भगा देती है। नोखेराम नौहरी की लालसा से भोला को नौकर रख लेता है। नौहरी गांव की रानी की जाति का है।
नोहरी गांव की रानी की जाति का है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह को भड़काकर होरी की सारी ईख नीलाम करवा देता है। इससे उगाही की उम्मीद न होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती है। इतने में सहानुभूति दिखाकर नोहरी होरी को 200 रुपये देकर अपनी दयाशीलता का परिचय देती है। शहर में परिवार लाकर गोबर देखता है कि जहाँ वह खोंचा लगाता था वहाँ दूसरा व्यक्ति बैठने लगा है। उसको कारोबार में घाटा हुआ तो वह मिल में नौकरी कर लेता है। झुनिया को गोबर की कामुकता पसंद नहीं आती। गांव गोबर का बेटा मर जाता है। झुनिया फिर गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है, झुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चूहिया की सहायता से झुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। मिल गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। माता दीन नोहरी के प्रति फिर से आकर्षित हो जाता है। वह सिलिया के लिए छोटी को 2 रुपये देता है। रुपये पाकर सिलिया खुश है। यह समाचार देने सोना के ससुराल पहुंचती है। मथुरा नोहरी से प्रेम निवेदन करता है। दोनों पास पास आ जाते हैं तो सोना की आवाज़ से पीछे हट जाते हैं। सोना सिलिया को बहुत फटकारती है। मिल में आग लग गई थी। मिल में एक नए मजदूर ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पुराने मजदूर ले लिए जाते हैं। खन्ना गोविंदी का मन मिटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लग जाती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव पहुंचकर लोगों से मिलते हैं, सहायता करते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लोग होम मेंबर भी बन जाते हैं। राजा साहब राय साहब के पुत्र रुद्र प्रताप से अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं, पर रुद्र प्रताप मालती की बहन सरोज से विवाह करके इंग्लैंड चला जाता है। फिर राय साहब की बेटी और दामाद में विवाह विच्छेद हो जाता है। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ऊंची वेतन के बावजूद उन पर कर्ज है, कुर्की भी आई है। तब मालती मेहता को अपने घर पर ले जाती है, उनकी सहायता करती है। कौन की? मेहता जो है दूसरों की सेवा करने के कारण कर्ज में डूब जाते हैं, कुर्की भी हो जाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है, उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना अस्वीकार करके मित्र बनकर रहने को पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है, वह निमोनिया से मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति आकर्षित होता है, सारा जाति बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम बेदखली का दावा करता है। माता दीन होरी को सुझाव देता है कि अधेड़ राम सेवक मेहता से रूपा की शादी करके बदले में कुछ रुपए ले लें और खेती करें। होरी यह सुनकर बड़ा दुखी होता है, पर अंत में होरी और धनिया राजी हो जाते हैं। गोबर की शादी के आने की खबर दी जाती है। गोबर झुनिया को लेकर गांव पहुंचता है। रूपा की शादी होती है। मालती भी शादी में शरीक होती है। गोबर गांव में झुनिया को छोड़कर लखनऊ चला जाता है। रूपा ससुराल में समृद्धि देखकर पिता की गाय की लालसा की बात सोचकर दुखी होती है। मैके जाते समय वह एक गाय ले जाने की बात सोचती है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। रात को बैठकर धनिया के साथ सुतली भी काटता है। एक दिन हीरा आकर पहुंचता है और होरी से माफ़ी मांगता है। हीरा छोटा भाई होरी का। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको कै हो जाती है, लू भी लग जाती है। धनिया भाग कर आती है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। शोभा और हीरा दोनों छोटे भाई होरी को घर पर ले जाते हैं। होरी की ज़बान बंद हो जाती है। धनिया घरेलू उपचार करती है, सब बेकार जाता है। हीरा गोदान करने को कहता है, दूसरे लोग भी यही कहते हैं। धनिया सुतली बेचकर रखे 20 आने पैसे पति के ठंडे हाथ में रखकर ब्राह्मण दाता दीन से बोलती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका गोदान है, 20 आने पैसे। तो मित्रों, यह था कथासार गोदान का।
अब इसकी कुछ समस्याएं हैं जो प्रेमचंद जी ने उठाई थी, ये हम चर्चा कर लेते हैं। भारत के किसानों की स्थिति किस प्रकार चित्रित की है वह बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान उपन्यास में बिलारी गांव की किसान होरी के जीवन संघर्ष का चित्रण भारतीय किसान के संघर्ष का उजागर करता है। होरी की समस्याएं प्रत्येक भारतीय किसान की समस्याएं हैं। कृषक जीवन के अंधकार पक्ष यानी केवल करुण गाथा का चित्रण मिलता है। वास्तव में आर्थिक विपन्नता, अशिक्षिता और ऋण का बोझ मिलकर किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। वे दोनों समस्याएं राक्षसी सुरसा की तरह मुंह फैलाए भारतीय किसान को निगल रही हैं। गाय का महत्व। गोदान उपन्यास की कथा में केंद्र के नायक होरी के मन में एक गाय रखने की लालसा हमेशा बनी रहती है। प्रेमचंद ने लिखा है कि हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न और सबसे बड़ी साध थी। गांव का समाज और जीवन शोषण। गोदान में शहरी समाज, ग्रामीण समाज का चित्रण किया गया है। शहर के संदर्भ में सत्याग्रह, संग्राम, शक्कर मिल, पत्रिका प्रकाशन, काउंसिल के चुनाव, हिज एक्सीलेंसी गवर्नर, अंग्रेज सरकार से पदक प्राप्ति, शेयर खरीद बिक्री, समाज सेवा, महिलाओं की व्यायामशाला, विमेंस लीग, मजदूर आंदोलन आदि पर चर्चा की है। पर प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वातावरण में पले किसान की सामाजिक स्थिति को उजागर करके कर्ज, धर्म, जाति, भाग्य की आड़ में उनके प्रति हो रहे शोषण का नग्न चित्र प्रस्तुत करना था। नारी का यौन शोषण। नारी में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी, अपने स्वाभिमान के प्रति निराशाजनक दृष्टिकोण, पुरुष वर्चस्व, समाज उच्च जाति का छोटी जाति की स्त्रियों के साथ गलत संबंध रखने में अपना अधिकार भावना और दंभ, छोटी जाति में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए आवश्यक दृढ़ता का अभाव, गरीबी की मजबूरियां आदि कई कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप यौन शोषण की परंपरा चलती आ रही है। नारी उत्पीड़न। गरीब और निम्न परिवार की नारी को पीटकर पुरुष अपना गुस्सा उतारता है और अपने पौरुष की विजय मानता है। नारी इसका विद्रोह या विरोध नहीं कर पाती, उसे कुछ गुस्सा आता है। सभी के सामने यह घटने से अपमान बोध होता है। कुछ दिनों तक बातचीत बंद भी हो जाती है, पर कुछ समय या दिन के पश्चात सारी बातें स्वाभाविक हो जाती हैं। केवल ऐसी स्थिति में जमींदार के परिवार में तलाक तक पति पत्नी उतर आते हैं, जैसे कि राय साहब की पुत्री और दामाद के बीच हुआ। गरीब परिवार में पारिवारिक विघटन की स्थिति नहीं आती। ऋण समस्या। गोदान में ऋण समस्या एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आई है। यह समस्या होरी के जीवन की गति को बदनसीबी की ओर धकेल कर उसका अंत तक कर देती है। यह समस्या ग्रामीण कृषक समाज की समस्या नहीं बल्कि शहर के जमींदारों और बुद्धिजीवियों की भी समस्या है। साहूकार और बैंकर ऋण देते हैं। होरी ऋण भार से इतना दबा हुआ है कि जवानी में भी उसे बुढ़ापा आ गया। बड़ी मुश्किल से ऋण के पाटों के बीच वह गृहस्थी की गाड़ी खींचने का प्रयास करता है, परंतु असफल रहता है। तो मित्रों, यह था प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास का पात्र परिचय और कथासार, और जो समस्याएं उसमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं, उठाई गई हैं, उन पर संक्षिप्त विवरण। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बार बार मैं बोलता नहीं हूँ, ना मुझे पसंद है। अगर आपको लगे तो आप पसंद आए, अगर काम जो पढ़ाई का हम कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा लग रहा है तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नया पढ़ाने के लिए बैठेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।